मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, एसएम महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु के निबंध काव्य का अर्थबोध, इसकी समीक्षा समझेंगे। अर्थात आज की विषय वस्तु है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना काव्य का अर्थबोध। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु की प्रतिभा समीक्षा आलोचना के सैद्धांतिक निरूपण में है और इसके लिए उन्होंने मनोवैज्ञानिक सौंदर्य शास्त्र एवं प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र का गहन अध्ययन द्वारा संपूर्णता प्रदान की। छायावाद की छाया तले पलने वाले इस समीक्षक पर रोमांटिक काव्यशास्त्र का प्रभाव यथेष्ट है तथा उन्होंने रामचंद्र शुक्ल की शास्त्रीयता के कड़ियों को ढीला करने का प्रयास किया है। इनका एक बहुचर्चित आलोच्य ग्रंथ जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत, जो 1942 ईस्वी में रचित थी, कि यह एक वास्तविकता है कि इस कृति की चर्चा के बिना हिंदी साहित्य की आलोचना अधूरी है, क्योंकि इनकी इस कृति में लेखक आलोचक की सूक्ष्म दृष्टि, गंभीर विवेचन एवं भाषा के प्रांजल प्रयोग का पता चलता है और यही कारण है कि यह कृति सर्वदा प्रासंगिक रहेगी। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत आलोचना ग्रंथ में आए निबंधात्मक कृति काव्य का अर्थबोध में सुधांशु जी का कहना है कि काव्य का अर्थबोध अनेक बातों पर निर्भर करता है, जैसे मनुष्य की चेतना, ज्ञान शक्ति, रागात्मकता, सत्य की असीमता ससीमता, शब्द शक्ति, वृत्ति, विचार पद्धति, संस्कार आदि। काव्य का अर्थबोध स्वयं कवि की मानसिकता पर निर्भर करता है। वास्तव में काव्य का प्रिय होना उसके वास्तविक अर्थबोध का परिचायक नहीं होता। काव्य जो पूर्ण चेतना में सृजित होती है वही वास्तविक रूप में स्पष्ट अर्थ बोध देकर रसाभिभूत करने की क्षमता रखती है। किंतु अर्थ ज्ञानहीन सुखानुभव देने वाले काव्य कहीं न कहीं ज्ञान शक्ति के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए अपेक्षित मांग करती है। हम जानते हैं कि जब तक ज्ञान शक्ति भावों के प्रवेश के लिए दरवाजा नहीं खोलती, तब तक काव्य के अर्थबोध पर आवरण पड़ा ही रहता है। किसी क्लिष्ट पद के अर्थ को न जानकर भी प्रसंग प्राप्त भाव को लेकर हम अपना काम चलाने की चेष्टा करते हैं। इसे हम इस उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं। पानी में मिश्री की डली थोड़ी देर बाद घुल मिल जाती है, परंतु मिश्री की डली के बदले पत्थर का टुकड़ा आ मिले तो उसे गलाने की क्षमता नहीं रहती। किंतु यहाँ धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि अंतर की शक्ति में तीव्रता रहे तो पानी की कड़ी धार ले पत्थर भी टूट सकता है। मनुष्य की अंतर शक्ति गंभीर दार्शनिक रहस्यों से भरी है। बिना किसी स्पष्ट कारण के भी हम प्रसन्न या अप्रसन्न रहते हैं, तो भी हमारी अंतर शक्ति को इसका कारण मालूम रहता है, क्योंकि आग्रह और तर्क के बल पर काव्य का यश विस्तार नहीं हो सकता। यही कारण है कि जो काव्य हृदय पर अनायास ही कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, उसे किसी के समझाने बुझाने पर भी विशेष शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मार्ग को प्रशस्त करने का काम बुद्धि करती है। भाव अनुचर के रूप में पीछे पीछे चलता है। हमारी व्यक्तित्व की सीमा का विस्तार करना अवश्य ही बुद्धि का काम है, परंतु प्रत्येक भाव का नियंत्रण बुद्धि नहीं कर सकती। काव्य में बहुत से स्थल ऐसे होते हैं जहाँ बुद्धि की अग्राह्यता पर ही हमें आनंद मिलता है। वैचित्र या चमत्कार की बातें कभी कभी बुद्धि के लिए अग्राह्य होते हुए भी युक्ति संगत मालूम पड़ती है और अर्थबोध की दृष्टि से भी उसमें कार्य बाधा नहीं दिखाई पड़ती। साहित्य शास्त्र के अनुसार वाच्यार्थ से अधिक महत्व व्यंग्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ का है, पर यथार्थ रस तो वाच्यार्थ ही देता है। उदाहरण स्वरूप, देश के लिए मरकर जीना सीखो वाक्य में लक्षणा कष्ट सहने का आदेश देती है,
पर अभिधा तो लक्षणा के आदेश के साथ ही अतिरिक्त आनंद भी देती है, जो काव्य की वास्तविकता है, क्योंकि अर्थ अंतर से काव्य की दृष्टि एवं अर्थबोध में भी अंतर हो जाता है। हेत्वाभास के कारण शब्द शक्ति के चमत्कार से बुद्धि की आग्राह्यता पर जो आनंद प्राप्त होता है, उससे भी अर्थबोध की प्रतीति होती है। कभी कभी अर्थबोध की दो भिन्न सत्ताएं मालूम पड़ती हैं, किंतु स्थिति की प्रधानता के कारण एक सत्ता को प्रधान मान लेने पर दूसरी सत्ता स्वतः गौण हो जाती है, जो पाठकों को एक अभिनव रस का आस्वादन करा देती है। और ऐसी असंगति का काव्य में अपना ही प्रयोजन होता है। काव्य के अर्थबोध के संबंध में वाणी पर मनोविकारों का प्रभाव भी गहरा असर डालता है। जब काव्य के अर्थबोध में मनोविकार का प्रभाव पड़ता है, तब उसमें स्वतः ताल और स्वर उत्पन्न होने लगते हैं। यह ताल और स्वर भी अर्थबोध की दृष्टि से काव्य के पद के समान ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भिन्न भिन्न मनोविकार प्रेम, हास, द्वेष, आनंद, आश्चर्य आदि को व्यक्त करने के लिए मनुष्य को अपनी वाणी में थोड़ा बहुत स्वर ताल का अंतर देना पड़ता है। काव्यगत प्रभाव को विशेष क्षमताशाली बनाने के अभिप्राय से ही छंदों की विधान अपनी सामर्थ्य के बल पर जहाँ तक पद नहीं पहुँच सकते, राग की सहायता से वे उस अज्ञात स्थान तक भी पहुँच जाते हैं। राग में मिलकर पद अपने वास्तविक अर्थ का प्रतिदान करने लगता है, जो हृदय को विमुग्ध कर देता है। अपरिमित से मिलकर जब हम परिमित की ओर आते हैं, तभी हम काव्य में सत्व को प्रतिष्ठा द्वारा अर्थबोध दे सकते हैं। अपरिमित को छोड़कर जब सत्य अपने संकुचित रूप में काव्य की एक परिधि के अंतर्गत आकर पुनः विस्तृत होने लगता है, तब उसके परिचय के कारण हम अभिनव आनंद प्राप्त करते हैं। हृदय का भाव जब अपनी अकर्मण्यता को छोड़कर आनंद और उत्साह से अकर्मण्य बनकर जागृत होता है, तब उसके कार्य क्षेत्र का स्वरूप निश्चित होता है और फिर वह जगत को समस्त अविच्छिन्न वस्तु के संधान की इच्छा करता है। वह भाव ससीम से असीम की ओर बहती हुई काव्यगत सत्व की प्रतिष्ठा में अपना अर्थबोध भी देता है। निष्कर्ष: इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन यह सिद्ध करता है कि काव्य का अर्थबोध किसी एक बिंदु से संचालित न होकर कवि की विभिन्न मानसिक अवधारणाओं के साथ प्रवाहित हो अपना रूप विस्तार करती है, जिसमें कवि की चेतना, ज्ञान शक्ति, अंतःशक्ति, तर्क बुद्धि, वैचित्र्य, हेत्वाभास, मनोविकार, राग, लय, छंद के संतुलित सम्मिश्रण के साथ अंततः ससीम से असीम की ओर अग्रसर होने वाली पराभूता मौलिक संकल्पना की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। धन्यवाद।